हेलो एवरीवन। आज की इस लेक्चर में हमने एक एसआईसी कवर करना है जिसका टाइटल है एसआईसी 32 वेबसाइट कॉस्ट। देखिए, पहले तो थोड़ा सा एसआईसी या इफ्रिक्स के हवाले से बैकग्राउंड समझेंगे, एसआईसी या इफ्रिक्स होते हैं क्या है, और फिर इस एसआईसी 32 वेबसाइट कॉस्ट में क्या बातें डिस्कस की गई है इनको भी हम कवर करते हैं। देखिए, हमारे पास डिफरेंट तरह के एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस की रिकॉग्निशन के लिए डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और ये डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस की रिकॉग्निशन, डेफिनेशन और इनकी जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इससे पर्टेनिंग हमें प्रिंसिपल्स बता रहे होते हैं। लाइक हमारे पास IAS 16 है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए, IAS 38 है इंटेंजिबल एसेट के लिए, IFRS 9 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए, और हमारे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें हम डिफरेंट तरह के एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस को डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर कैटर कर रहे होते हैं। अब IASB ने, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने, जितने पॉसिबल सिनेरियोज में एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस से पर्टेनिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हो सकती है वो सारी इन स्टैंडर्ड्स के अंदर स्टैंडर्ड वाइज सेग्रीगेट करके रखी हुई है। लेकिन प्रैक्टिकली और भी ऐसी ट्रांजेक्शन्स अराइज हो जाती है जो कि किसी स्टैंडर्ड के अंदर डिस्कस ना की गई हो या किसी स्टैंडर्ड के अंदर डिटेल में डिस्कस ना की गई हो। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है कि अगर प्रैक्टिकली कोई इस तरह की ट्रांजेक्शन अराइज हो जो कि किसी स्टैंडर्ड में स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं की गई है या स्टैंडर्ड की इंटरप्रिटेशन करने में थोड़ा मसला आ रहा है, तो हम IASB को सवाल पूछ रहे होते हैं और IASB को पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के हवाले से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछ रहे होते हैं। तो IASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की ही रोशनी में, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ही प्रिंसिपल्स और रूल्स को देखते हुए उस सवालों का जो जवाब दे रहा होता है, उन ट्रांजेक्शन्स की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दे रहा होता है, उसे हम SIC या IFRIC कह रहे होते हैं। SIC इज बेसिकली स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन कमेटी एंड IFRIC इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। कि जब भी कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन ऐसी हो जो कि किसी स्टैंडर्ड में डिटेल में डिस्कस ना की गई हो या इंटरप्रिटेशन के कुछ इशूज आ रहे हो या कोई और ऐसी ट्रांजेक्शन हो जो कि स्टैंडर्ड में डिस्कस ना की गई हो, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसके ऊपर जवाब देने के लिए जो IASB है वो SIC या IFRIC इशू कर रही होती है। अब हम एक स्टैंडर्ड ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दैट इज IAS 38 इंटेंजिबल, जो कि इंटेंजिबल के हवाले से सारी बातें डिस्कस करता है कि इंटेंजिबल एसेट होता क्या है, उसको इनिशियली कैसे रिकॉर्ड करना है, उसको इनिशियली कैसे मेजर करना है, उसकी अमोर्टाइजेशन कैसे होगी, उसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होगी, उसका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर कैसे होगा। लेकिन IAS 38 की ही अम्ब्रेला में बेसिकली ये एक SIC इशू किया गया है, दैट इज SIC 32 वेबसाइट कॉस्ट, जिसमें वेबसाइट के हवाले से डिस्कशन की गई है कि वेबसाइट को किस तरह से अकाउंट फॉर किया जाएगा। अगर एक वेबसाइट को इंटरनली डेवलप किया जा रहा है तो इसकी डेवलपमेंट में किस तरह से कैपिटलाइजेशन या किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो हो रही होगी। देखिए, सबसे पहले अगर मैं वेबसाइट की बात करूं ना, तो वेबसाइट की क्लासिफिकेशन या वेबसाइट की कैटेगरीज बहुत तरह से हो सकती है। लेकिन हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन में देखें तो वेबसाइट कैन बी फॉर एक्सटर्नल एक्सेस और फॉर इंटरनल एक्सेस। सर, क्या मतलब है वेबसाइट एक्सटर्नल एक्सेस या इंटरनल एक्सेस का? अगर एक वेबसाइट है जो कि कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, मार्केट करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, अगर एक वेबसाइट है जिसके थ्रू कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज दिए जा रहे हैं, अगर एक वेबसाइट है जो कि एक प्लेटफॉर्म का रोल प्ले कर रही है जिसके थ्रू कस्टमर गुड्स एंड सर्विसेज हासिल कर रहा है, तो ये वो वेबसाइट है जो कि एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ डील कर रही है, कंपनी के कस्टमर्स के साथ, कंपनी के वेंडर्स के साथ डील कर रही है। इस तरह की वेबसाइट को हम वेबसाइट फॉर एक्सटर्नल एक्सेस कह सकते हैं। यानी कि अगर एक वेबसाइट सिर्फ मार्केटिंग और प्रमोशन के पर्सपेक्टिव से, हम बहुत सारी कंपनीज की वेबसाइट देखते हैं जहां पे सिर्फ उनकी मार्केटिंग के लिए, उनकी प्रमोशन के लिए, उनकी एडवर्टाइजमेंट के लिए कंटेंट आ रहा होता है, तो ये एक एक्सटर्नल एक्सेस की वेबसाइट है। कुछ वेबसाइट्स के थ्रू आप कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल कि कोई ऑनलाइन कोचिंग सेंटर या कोई ऑनलाइन कॉलेज है जिसके थ्रू कस्टमर को लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो ये वेबसाइट कस्टमर को सर्विसेज देने के लिए इस्तेमाल हो रही है। या फिर कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती है जो कि एक प्लेटफॉर्म का रोल प्ले करती है जहां पे बायर और सेलर इंटरेक्ट करके गुड्स एंड सर्विसेज की सेल परचेज को एग्री कर रहा होता है, जैसे दराज हो गया और इस तरह की और वेबसाइट्स हो गई जो कि एक प्लेटफॉर्म का रोल प्ले कर रही होती है। तो वो वेबसाइट्स जो कि कंपनी के कस्टमर्स के साथ और एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए हेल्प करती है, इस तरह की वेबसाइट्स को हम कहते हैं वेबसाइट्स फॉर एक्सटर्नल एक्सेस। इसी तरह से एक और कैटेगरी है, दैट इज वेबसाइट फॉर इंटरनल एक्सेस। अभी जो इंटरनल एक्सेस की वेबसाइट होती हैं, ये वेबसाइट्स आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्शन करने के लिए या आउटसाइड वर्ल्ड के साथ डील करने के लिए नहीं होती, बल्कि कंपनी के इंटरनल लोगों के लिए होती है। जब आप किसी फर्म में आर्टिकल स्क्रिप्ट के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी फर्म की कोई ना कोई इंटरनल वेबसाइट्स होगी जहां पे आपकी फर्म का, आपकी अपनी कंपनी का सारा डाटा बैंक आ रहा होगा। कंपनी की क्या पॉलिसीज हैं, HR की क्या पॉलिसीज हैं, कंपनी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कस्टमर का डाटा, एम्प्लॉयज का डाटा और इस तरह की जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है जो कि कंपनी एक वेबसाइट पे स्टोर करती है अपने इंटरनल एम्प्लॉयज, अपने इंटरनल स्टाफ के यूज के लिए। इस तरह की वेबसाइट को हम इंटरनल एक्सेस वाली वेबसाइट कह रहे होंगे। तो ये तो सिर्फ एक जनरल बात थी कि वेबसाइट कैन बी फॉर एक्सटर्नल एक्सेस और वेबसाइट कैन बी फॉर एक्सटर्नल एक्सेस। SIC 32 दैट इज वेबसाइट कॉस्ट का ये SIC दो चीजों को आंसर करता है। नंबर वन,
कि अगर एक कंपनी इंटरनल या एक्सटर्नल एक्सरसाइज के लिए कोई वेबसाइट डेवलप कर रही है तो क्या ये वेबसाइट IAS 38 के तहत इंटेंजिबल एसेट है या नहीं है। अगर तो एक कंपनी अपने इंटरनल या एक्सटर्नल एक्सेस के लिए कोई वेबसाइट डेवलप कर रही है, किसी से करवा रही है, तो क्या ये IAS 38 के तहत इंटेंजिबल एसेट है या नहीं। और अगर तो ये IAS 38 के तहत इंटेंजिबल एसेट है तो फिर इसकी अकॉर्डिंगली क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। तो ये दो बातें हैं जो कि बेसिकली इस SIC 32 के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि SIC 32 के स्कोप से स्पेसिफिकली एक्सक्लूड की गई हैं, यानी कि इन चीज़ों के ऊपर ये SIC 32 वेबसाइट कॉस्ट का SIC अप्लाई नहीं किया जाएगा। नंबर 1, अगर आप वेबसाइट की प्रोडक्शन के लिए, अगर आप वेबसाइट की डेवलपमेंट के लिए, अगर आप वेबसाइट की ऑपरेशन के लिए कोई हार्डवेयर परचेस करते हो, वेब सर्वर्स परचेस करते हो, इंटरनेट कनेक्शन के टूल्स वगैरह परचेस करते हो, लैपटॉप पीसी इस तरह की चीज़ें परचेस करते हो, तो अगर आपने वेबसाइट की डेवलपमेंट ऑपरेशंस वगैरह के लिए हार्डवेयर परचेस किया तो वो इस SIC 32 के अंदर कैटर नहीं किया जाएगा। उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो वेबसाइट के लिए जो हार्डवेयर परचेस किया जाएगा वो SIC 32 में कैटर नहीं होगा, उसके लिए हम IAS 16 अप्लाई कर रहे होंगे। इसी तरह से जब आप वेबसाइट को बना लेते हो तो वेबसाइट की एक होस्टिंग करवा रहे होते हैं, थर्ड पार्टी होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जिनके थ्रू आप वेबसाइट की होस्टिंग परचेस करते हो और वो आपको नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ ईयर्स के लिए होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी वेबसाइट ऑन एयर हो सके। तो वो जो होस्टिंग सर्विसेज या होस्टिंग चार्जेस वगैरह होते हैं वो भी इस SIC 32 में कैटर नहीं किए जाते हैं। होस्टिंग बेसिकली आपका एक्सपेंस है, जैसे जैसे आप होस्टिंग सर्विसेज एक्वायर करते हो वैसे वैसे उसे आप एक्सपेंस आउट कर रहे होते हो। और अगर एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या कोई वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी है जो कि वेबसाइट बना ही इसीलिए रही है कि ताकि वो दूसरों को सेल कर सके, तो अगर आप वेबसाइट किसी को सेल करने के लिए बना रहे हो तो उस पर भी SIC 32 अप्लाई नहीं हो रहा होगा। तो ये तो हमारे पास कुछ SIC 32 वेबसाइट कॉस्ट के इस SIC की स्कोप एक्सक्लूजन थी कि वेबसाइट के लिए जो हार्डवेयर परचेज किया जा रहा है वो IAS 16 के तहत अकाउंट फॉर किया जाएगा। वेबसाइट की जो होस्टिंग सर्विसेज है वो होस्टिंग सर्विसेज एक नॉर्मल एक्सपेंस के तौर पर रिकॉग्नाइज की जाएगी। और अगर आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हो किसी को सेल करने के लिए तो वो हम इस SIC में डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। अब हम आते हैं कि अगर एक कंपनी अपने इंटरनल या एक्सटर्नल एक्सेस के लिए वेबसाइट डेवलप करती है या करवाती है, अगर एक कंपनी अपने इंटरनल या एक्सटर्नल एक्सेस के लिए वेबसाइट डेवलप करती है तो उस वेबसाइट के हवाले से क्या वो इंटेंजिबल एसेट होगा या नहीं होगा और उसकी क्या रेलेवेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। तो SIC 32 ये कहता है कि अगर एक कंपनी अपने इंटरनल या एक्सटर्नल एक्सेस के लिए वेबसाइट डेवलप करती है, अगर एक कंपनी अपने इंटरनल या एक्सटर्नल एक्सेस के लिए वेबसाइट डेवलप करती है तो यस ये IAS 38 के हिसाब से इंटेंजिबल एसेट है। तो यस ये एक IAS 38 के हिसाब से इंटेंजिबल एसेट है क्योंकि ये आइडेंटिफाइबल भी है, नॉन मॉनिटरी भी है और इसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। तो इंटरनली जनरेटेड या इंटरनली डेवलप वेबसाइट आइदर फॉर इंटरनल एक्सेस और फॉर एक्सटर्नल एक्सेस ये IAS 38 के हिसाब से इंटेंजिबल एसेट है। फिर IAS 38 ये कहता है या SIC 32 ये कहता है कि अगर एक कंपनी वेबसाइट की डेवलपमेंट कर रही है, अगर एक कंपनी वेबसाइट की डेवलपमेंट कर रही है और वो वेबसाइट कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज को सिर्फ प्रमोट करने के लिए, सिर्फ मार्केट करने के लिए, सिर्फ एडवर्टाइज करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी, तो सर इस वेबसाइट की डेवलपमेंट पे जो भी खर्चा होगा, इस वेबसाइट की जनरेशन के ऊपर जो भी खर्चा होगा, ये सारा खर्चा एक्सपेंस आउट होगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर रहे होते हैं। हम ये बात ऑलरेडी IAS 38 के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं कि अगर एक कंपनी एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग वगैरह पे खर्चा करती है तो एडवर्टाइजमेंट के खर्चे के अगेंस्ट हम ये डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा या नहीं होगा। इस वजह से हम कभी भी मार्केटिंग या प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करते। तो इन्हीं लाइन्स के ऊपर अगर कंपनी वेबसाइट बना रही है जो कि सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विस को मार्केट करने के लिए इस्तेमाल होगी, सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विस को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल होगी, तो इस तरह की वेबसाइट की डेवलपमेंट पे जो भी कॉस्ट इनकर होगी इससे आप एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे। लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केटिंग और प्रमोशन के अलावा अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसके थ्रू हम अपने कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे होंगे, हम एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसके थ्रू हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, या फिर हम अपने इंटरनल एक्सेस, अपने एम्प्लॉइज, अपने इंटरनल स्टाफ के यूज के लिए कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो इसकी डेवलपमेंट पे जो जो खर्चा आएगा इसकी कैपिटलाइजेशन से पर्टेनिंग IAS 32 हमें कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स बताता है। उन प्रिंसिपल्स, उन रूल्स पे आने से पहले एक और छोटी सी चीज कि SIC 32 रिकमेंड करता है कि वेबसाइट की डेवलपमेंट के बाद, वेबसाइट की कैपिटलाइजेशन के बाद जब आप इसे अमोर्टाइज करोगे तो आप इसकी यूजफुल लाइफ को शॉर्ट रखोगे, आप इसकी यूजफुल लाइफ को शॉर्ट रखोगे। देखें, बदलते हुए हालात के साथ जिस तरह से टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट है या जितनी जल्दी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हर दूसरे दिन कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नया फीचर, कोई नई चीज़ आ रही होती है, तो इसका मतलब है कि वेबसाइट की यूजफुल लाइफ को भी अनरीजनेबली हाई रखकर उस पर अमोर्टाइजेशन कम चार्ज करना सही नहीं है। तो SIC 32 रिकमेंड करता है
ये SIC 32 इन्फोर्स करता है कि वेबसाइट की यूजफुल लाइफ का जो एस्टिमेट है वो कम से कम वो शॉर्ट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर हम वेबसाइट के थ्रू कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हम एक वेबसाइट के थ्रू इंटरनल एक्सेस का डाटा मैनेज वगैरह करेंगे, अपने स्टाफ अपने एम्प्लॉयज के लिए कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो इसकी डेवलपमेंट के ऊपर जो जो खर्चा होगा उसकी कैपिटलाइजेशन के क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। जिस तरह से किसी और इंटेंजिबल एसेट की इंटरनल डेवलपमेंट को, इंटरनल जनरेशन को हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज में ब्रेक कर देते हैं। हमने IAS 38 के अंदर डिस्कस किया है कि अगर एक कंपनी कोई लेट्स से फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो कोई मेडिसिन या वैक्सीनेशन बना रही है, या कोई और कंपनी है जो कि इंटरनली कोई इंटेंजिबल एसेट डेवलप या जनरेट कर रही है, तो हम रिसर्च फेज का खर्चा एक्सपेंस आउट करते हैं। फिर टेक्निकल फिजिबिलिटी के बाद जब डेवलपमेंट फेज स्टार्ट होता है तो डेवलपमेंट फेज का खर्चा कैपिटलाइज करते हैं अगर कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट हो रहा हो। इसी तरीके से वेबसाइट की भी जो डेवलपमेंट है, इसी तरीके से वेबसाइट की भी जो इंटरनल डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट के प्रोसेस को डिफरेंट स्टेजेस में सेग्रीगेट किया गया है। सबसे पहला स्टेज होगा प्लानिंग स्टेज, इसके बाद एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टेज, इसके बाद ग्राफिक डिजाइन डेवलपमेंट स्टेज, इसके बाद कंटेंट डेवलपमेंट और इसके बाद ऑपरेशनल स्टेज। यानी कि वेबसाइट की डेवलपमेंट को इन 5 स्टेजेस में तोड़ा गया है। प्लानिंग, एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्राफिकल डिजाइन डेवलपमेंट, कंटेंट डेवलपमेंट एंड द लास्ट वन इज ऑपरेशनल स्टेज। तो वन बाय वन इन स्टेजेस में हम क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होंगे और इन एक्टिविटीज की क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग स्टेज की। Planning stage of a website development is just like a research phase of any intangible। जब आप किसी इंटेंजिबल एसेट की इंटरनल डेवलपमेंट या इंटरनल जनरेशन करते हो तो पहले आप रिसर्च एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, जिसमें आप सारे डाटा और इंफॉर्मेशन के हवाले से फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज करते हो, सारी नॉलेज, सारी एक्सपर्टीज, सारे डाटा को एक जगह कंपाइल करते हो और इस प्रोसेस को हम मिला जुला कर रिसर्च फेज का नाम देते थे। सेम इसी तरीके से वेबसाइट में भी जो पहला स्टेज होगा जिसे हम नाम देंगे प्लानिंग स्टेज का। प्लानिंग स्टेज ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट में भी हम मोर और लेस वही काम करते हैं जो कि हम एक इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल के रिसर्च फेज में कर रहे होते हैं। यानी कि हम अपनी वेबसाइट की फिजिबिलिटी स्टडीज अंडरटेक कर रहे होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कौन से इस्तेमाल करने वेबसाइट के लिए उसकी प्रेफरेंसेस, उसकी स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट कर रहे होते हैं, डिफरेंट तरह के ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट, डिफरेंट तरह के ऑल्टरनेटिव सप्लायर के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं कि हमने किस सप्लायर की कौन सी प्रोडक्ट और कैसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। तो प्लानिंग स्टेज में आप मोर और लेस वही काम करते हो जो कि आप एक इंटेंजिबल के रिसर्च फेज में काम करते थे। यानी आप अपनी वेबसाइट की फिजिबिलिटी स्टडीज अंडरटेक करते हो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशंस की सिलेक्शन और डेफिनेशन पे काम करते हो, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट और सप्लायर्स को इवैल्यूएट करते हो और फिर अकॉर्डिंगली अपनी कोई ना कोई प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हो कि हमने किस तरह की अल्टीमेटली वेबसाइट किस बंदे से और किस प्रोडक्ट और किस सॉफ्टवेयर के थ्रू बनानी है या बनवानी है। ये सारा काम आपका प्लानिंग स्टेज का काम कहलाया जाएगा। जिस तरह से इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ इंटेंजिबल में हम रिसर्च फेज का खर्चा एक्सपेंस आउट करते थे, इसी तरह से एक वेबसाइट की डेवलपमेंट में जो प्लानिंग स्टेज का खर्चा होगा ये सारा का सारा खर्चा आपका एक्सपेंस आउट किया जा रहा होगा। इंटरनल डेवलपमेंट या डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट के केस में जो प्लानिंग स्टेज का खर्चा होगा, चाहे वो फिजिबिलिटी का हो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन सिलेक्शन का हो, प्रोडक्ट और सप्लायर्स की इवैल्यूएशन का हो, प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करने का हो, ये सारा प्लानिंग स्टेज का खर्चा आप इमीडिएटली P&L में एक्सपेंस आउट कर दोगे। प्लानिंग स्टेज कंप्लीट होने के बाद आपका स्टार्ट होगा एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंटेंट डेवलपमेंट एंड ग्राफिक डिजाइन डेवलपमेंट। अब एप्लीकेशन इन सारे स्टेजेस में आप क्या काम करोगे? सर आप अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन नेम परचेस कर रहे होंगे, आप अपनी वेबसाइट के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स परचेस कर रहे होंगे उनको डेवलप करने के लिए, उनको प्रोड्यूस करने के लिए, आप अपनी वेबसाइट की कोडिंग कर रहे होंगे क्योंकि वेबसाइट के पीछे कोडिंग हो रही होती है, आप अपनी वेबसाइट के लिए कुछ वेब सर्वर्स वगैरह की इंस्टॉलेशन करवा रहे होंगे, आप अपनी वेबसाइट की स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे होंगे। सर स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होती है कि जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो ना तो आप ये देखते हो कि एक वक्त में कितने नंबर ऑफ यूजर्स हमारी वेबसाइट को यूज़ कर रहे होंगे। तो स्ट्रेस टेस्टिंग में हम उतने नंबर ऑफ यूजर्स का लोड अपनी वेबसाइट पे डालकर चेक करते हैं कि क्या हमारी वेबसाइट प्रॉपर्ली फंक्शन कर रही है या नहीं। आपने जनरली देखा होगा कि एग्जाम के दिनों में ICAP की वेबसाइट बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि ICAP की वेबसाइट की उस लेवल पे स्ट्रेस टेस्टिंग शायद नहीं हुई भी कि जब रिजल्ट के दिनों में, सॉरी एग्जाम के दिनों में नहीं, रिजल्ट के दिनों में बहुत सारे स्टूडेंट्स एक वक्त में ICAP की वेबसाइट को यूज़ करते हैं तो वेबसाइट फंक्शन करना बंद कर देती है। या और भी गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइट्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप FBR की वेबसाइट को देखें तो जब रिटर्न को फाइल करने की डेडलाइन आती है तो वो वेबसाइट स्लो हो जाती है या बैठ जाती है। वो क्यों? क्योंकि उसकी उस लेवल पर प्रॉपर स्ट्रेस टेस्टिंग नहीं होती। तो सबसे पहला स्टेज था हमारा एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें हम अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन नेम परचेस कर रहे होते हैं, डिफरेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स वगैरह डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स वगैरह परचेस कर रहे होते हैं क्योंकि हार्डवेयर तो IAS 16 में जाएगा ना। तो जो वेबसाइट की डेवलपमेंट में प्रोडक्शन में सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होंगे उनको प्रोक्योर कर रहे होते हैं, वेबसाइट की पूरी कोडिंग करवा रहे होते हैं,
वेबसाइट के लिए डिफरेंट वेब सर्वर्स की इंस्टॉलेशन वगैरह कर रहे होते हैं, वेबसाइट की स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे होते हैं, ये हमारा एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। फिर इसके बाद ग्राफिक एंड डिजाइनिंग डेवलपमेंट स्टेज में हम वेबसाइट की अपीयरेंस पे काम करते हैं कि हमारी वेबसाइट दिखेगी कैसी, कौन सी कलर्स कैसे होंगे, कौन सी चीज़ें कहाँ प्लेस हो रही होगी, टेक्स्ट किस तरह से आ रहा होगा, ग्राफिक्स किस तरह से आ रहा होगी, इमेज वीडियोस किस तरह से प्रेजेंट हो रही होगी। यानी कि जब हम ओवरऑल वेबसाइट की अपीयरेंस पे काम कर रहे होते हैं तो ये हमारा ग्राफिक डिजाइन डेवलपमेंट स्टेज। फिर इसी तरह से एक स्टेज आता है कंटेंट डेवलपमेंट स्टेज का, जिसमें हम अपनी वेबसाइट पे कंटेंट डाल रहे होते हैं कि कौन सा टेक्स्ट किस तरह से कहाँ लिखा हुआ होगा, कौन सी इमेजेस, कौन सी वीडियोस, कौन सी ग्राफिक एनिमेशंस वगैरह इस्तेमाल हो रही होगी। अब ये जो वेबसाइट डेवलपमेंट के ये 3 स्टेज है ना, एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइन डेवलपमेंट एंड कंटेंट डेवलपमेंट, ये तीनों स्टेज बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे एक इंटरनली जनरेटेड, इंटरनली डेवलप्ड इंटेंजिबल का डेवलपमेंट फेज था। हम इंटरनली डेवलप्ड इंटेंजिबल या इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल के केस में टेक्निकल फिजिबिलिटी के बाद डेवलपमेंट फेज स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से वेबसाइट में प्लानिंग स्टेज के बाद एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राफिक डिजाइन डेवलपमेंट एंड कंटेंट डेवलपमेंट, ये तीनों स्टेजेस मोर और लेस डेवलपमेंट फेज की तरह के हैं। यानी कि इन तीनों स्टेजेस पे जो भी खर्चा होगा ये आपका कैपिटलाइज्ड होगा, अगर तो कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट हो रहा है। एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइन डेवलपमेंट एंड कंटेंट डेवलपमेंट, ये वेबसाइट का डेवलपमेंट फेज है। इस पे आप जो भी एक्सपेंडिचर्स करोगे ये वेबसाइट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करोगे अगर कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट हो रहा है। और यहां भी कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया सेम वही है जो हमने IAS 38 के डेवलपमेंट फेज में कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया डिस्कस किया था। यानी कि इस बात की टेक्निकल फिजिबिलिटी हो कि आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी, आपकी इंटेंशन हो कि आप वेबसाइट को कंप्लीट करोगे, आपकी औकात हो कि आप वेबसाइट को इस्तेमाल करोगे, आपके लिए वेबसाइट किस तरह से इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेगी इसको आप फोरकास्ट कर सको, आपके पास एडवोकेट रिसोर्सेज हो, एडवोकेट टेक्निकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो कि आप इस वेबसाइट की डेवलपमेंट कंप्लीट करोगे, इस वेबसाइट को इस्तेमाल करोगे और आप इसकी डेवलपमेंट पे जो सारा खर्चा आ रहा है इसे रिलायबली मेजर कर सको, इसे रिलायबली मेजर कर सको, तो ये आपका डेवलपमेंट फेज का खर्चा कैपिटलाइज हो रहा होगा। ये सारी वही बातें हैं जो हमने IAS 38 में इंटेंजिबल एसेट के डेवलपमेंट फेज में कवर की थी। टेक्निकल फिजिबिलिटी के हम वेबसाइट को कंप्लीट कर लेंगे, इंटेंशन टू कंप्लीट हमारी नीयत के हम वेबसाइट को कंप्लीट करेंगे, एबिलिटी टू यूज हमारी औकात के वेबसाइट को कंप्लीट करने के बाद इस्तेमाल कर सकेंगे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के हमारी वेबसाइट हमारे लिए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेगी, अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ एडवोकेट फाइनेंशियल एंड अदर टेक्निकल रिसोर्सेज के हम वेबसाइट को कंप्लीट भी कर लेंगे, इस्तेमाल भी कर लेंगे और वेबसाइट की डेवलपमेंट पे जो भी खर्चा हुआ वो सारा खर्चा हम रिलायबली मेजर कर सके। तो अगर तो इन 3 स्टेजेस में एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइन डेवलपमेंट और कंटेंट डेवलपमेंट, इन 3 स्टेजेस पे ये कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट होता है तो हम इन 3 स्टेजेस के एक्सपेंडिचर्स को वेबसाइट की कॉस्ट का पार्ट बना रहे होंगे, वेबसाइट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर रहे होंगे। और एक जरूरी बात याद रखिएगा कि आपकी वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन और मार्केटिंग के लिए ना हो, क्योंकि हम पहले ही डिस्कस करके आ चुके हैं कि अगर एक वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन और मार्केटिंग के लिए, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए, तो फिर ये वेबसाइट की कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। लेकिन अगर प्रमोशन और मार्केटिंग के साथ साथ इस वेबसाइट के थ्रू कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है या ये वेबसाइट इंटरनल एक्सेस के लिए बनाई जा रही है, तो फिर हम इन 3 स्टेजेस का खर्चा वेबसाइट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर रहे होंगे। डेवलपमेंट के बाद आता है ऑपरेशनल स्टेज। अब ऑपरेशनल स्टेज में आप वेबसाइट को रेगुलरली और प्रॉपर्ली रन करने के लिए ऑपरेशनल लेवल पे खर्चा कर रहे होते हो, वक्त के साथ साथ उसके कंटेंट को अपडेट कर रहे होते हो, उसके ग्राफिक्स को अपडेट कर रहे होते हो, उसमें नए फीचर्स, नई फंक्शनैलिटीज वगैरह ऐड कर रहे होते हो, सर्च इंजन्स पे अपनी वेबसाइट की एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज कर रहे होते हो, बैकअप डाटा मेंटेन कर रहे होते हो, उसके सिक्योरिटी एक्सेस को रिन्यू अपडेट कर रहे होते हो और इसके अलावा वेबसाइट की यूजेज वगैरह को एनालाइज कर रहे होते हो। ये सारे खर्चे मोर और लेस वो के हैं जो कि वेबसाइट की डेवलपमेंट के बाद ऑपरेशनल लेवल पे किए जाते हैं। एक वेबसाइट वंस आपने बना दी लेकिन उसके बाद उसको छोड़ नहीं सकते ना, हमें रेगुलरली उसको अपडेट करना है, उसका कंटेंट, उसकी डिज़ाइन, उसकी डेवलपमेंट, उसके टेक्स्ट, उसकी इमेजेस, उसकी वीडियोस को अपडेट करना है, उसकी सिक्योरिटी फंक्शंस को बार बार चेक करना है, उनको वक्त के साथ साथ अपडेट करना है, उसमें नए फीचर्स, नए कंटेंट, नई फंक्शंस वगैरह को ऐड करना है, डिफरेंट सर्च इंजन्स पर अपनी वेबसाइट्स को रजिस्टर करवाना है कि लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आ सके, लोग हमारी वेबसाइट को देख सके, डेटा मेंटेन कर रहे होते हैं, वेबसाइट की यूसेज को एनालाइज कर रहे होते हैं। तो ये सारा खर्चा आपका ऑपरेशनल स्टेज का खर्चा कहलाया जाता है। अब ऑपरेशनल स्टेज में आप जितना भी खर्चा करते हो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, ये ऑपरेशनल कॉस्ट है। तो ऑपरेशनल स्टेज में जितना भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा आपका एक्सपेंस आउट कर दिया जाएगा, अनलेस कि आप ऑपरेशन स्टेज में ऐसा काम कर रहे हो, ऐसा खर्चा कर रहे हो जिससे आप फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल एडिशनल कर सकोगे, जो कि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट कर रहे हो। बाय फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है
जिसके थ्रू मैं कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज देता हूं। अब मैं कल को इस वेबसाइट में एक पेमेंट ऑप्शन ऐड कर दूं। मैंने भी एक वेबसाइट बनाई जिसके थ्रू मैं अपने कस्टमर्स को लेक्चर सेल कर रहा हूं, कस्टमर्स को लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। ये वेबसाइट मेरी डेवलप हो गई है, लेकिन इसमें कोई पेमेंट फीचर नहीं आ रहा। मेरे स्टूडेंट्स को, मेरी ऑडियंस को अगर मुझे पेमेंट करनी है तो वो मुझे बैंकिंग चैनल के थ्रू या कैश में आके पे कर रहा होता है। तो कल को मैंने ऑनलाइन पेमेंट का, डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट का अपनी वेबसाइट में फीचर ऐड करवाया, तो अब इसने मेरे वेबसाइट की फंक्शनलिटी बढ़ा दी और इस फंक्शनलिटी की वजह से इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट पड़ेगा। तो ऑपरेशनल स्टेज में आप वेबसाइट के ऊपर जो भी खर्चा करोगे, लार्जली तो वो खर्चा एक्सपेंस आउट हो रहा होगा, लेकिन अगर ऑपरेशनल स्टेज में कोई ऐसा खर्चा है जो कि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट कर जाए, तो आप ऑपरेशनल स्टेज के इस खर्चे को भी कैपिटलाइज कर रहे होंगे। तो ये थी हमारे पास ओवरऑल वेबसाइट की डेवलपमेंट। अगर मैं क्विकली समराइज करूं, वेबसाइट के लिए अगर आप हार्डवेयर परचेस करते हो, होस्टिंग सर्विसेज परचेस करते हो, या आप किसी और को सेल करने के लिए वेबसाइट बना रहे हो, तो उसके लिए IS32 नहीं है। IS32 इंटरनल डेवलपमेंट वेबसाइट की बात करता है कि इंटरनल डेवलपमेंट वेबसाइट एक इंटेंजिबल एसेट है और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। अगर तो वेबसाइट प्योरली एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, प्रमोशन के लिए है तो एक्सपेंस आउट, लेकिन अगर वेबसाइट कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज देने के लिए या इंटरनल एक्सेस के लिए है तो ये स्टेजेस। प्लानिंग स्टेज का खर्चा एक्सपेंस आउट करेंगे, एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंटेंट डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइन डेवलपमेंट, इन 3 स्टेजेस का खर्चा कैपिटलाइज करेंगे अगर कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट हो रहा है। ऑपरेशनल स्टेज का खर्चा एक्सपेंस आउट करेंगे अनलेस के ऑपरेशनल स्टेज में आप कोई ऐसा खर्चा करो जो कि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट कर रहा हो। और लास्ट बात कि SIC32 एम्फेसाइज करता है कि वेबसाइट को अमोटाइज करते वक्त, वेबसाइट की कॉस्ट को अमोटाइज करते वक्त जो उसकी यूजफुल लाइफ का एस्टिमेट लिया जाएगा, ये एस्टिमेट शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा रैपिड है। हर नए दिन एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई फंक्शन, एक नया फीचर आता रहता है। तो वेबसाइट कॉस्ट की अमोटाइजेशन के लिए जो यूजफुल लाइफ होगी उसका एस्टिमेट भी शॉर्ट रखा जा रहा होगा। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है SIC32 वेबसाइट कॉस्ट का। आई होप ये सारी बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।